आज हम बात करेंगे औद्योगिक संबंध के बारे में। औद्योगिक संबंध क्या होते हैं और औद्योगिक संबंधों में जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं उन्हें किस तरीके से सुलझाया जाता है। औद्योगिक संबंध का अर्थ सेवा योजकों या प्रबंधकों और उनके संगठनों के मध्य संबंध से होता है। औद्योगिक संबंधों के यदि हम महत्व की बात करें तो किसी भी अर्थव्यवस्था में औद्योगिक गतिविधियों के बहुत ही सुगम रूप से संचालित होने में औद्योगिक संबंधों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सामान्य तौर पर यदि औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण हैं, अच्छे हैं, अर्थात श्रमिकों में आपसी संबंध, श्रमिकों के प्रबंधकों और नियोक्ताओं के साथ संबंध यदि सौहार्दपूर्ण है तो ऐसी स्थिति में वो बहुत ही औद्योगिक विकास में या औद्योगिक या आर्थिक विकास कह लें हम, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण उनका योगदान रहता है। सौहार्दपूर्ण संबंध जब होते हैं तो ऐसी स्थितियाँ उत्पादन में वृद्धि करती हैं, श्रमिकों के कार्यकुशलता में वृद्धि करती हैं, उत्पादकता को बढ़ाती हैं, उद्योगों में मितव्ययता आती है, यानी पूरी ही कुशलता से कार्य होने लगता है, लाभों में वृद्धि होती है, श्रमिकों की मजदूरी और बोनस में वृद्धि होती है और सरकार की आय और करों में वृद्धि होती है। तो इस तरीके से औद्योगिक सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों के चलते अर्थव्यवस्था तेजी से विकास करती हैं। लेकिन यदि श्रमिक और प्रबंधकों के बीच जो संबंध हैं उनमें समस्याएं हैं, विवाद हैं, संघर्ष हैं, तो ऐसी स्थितियों के चलते हड़तालें और तालाबंदी की सिचुएशंस होती हैं, उत्पादन में रुकावट आती है, श्रमिकों की कई बार छटनी की जाती हैं जो कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को जन्म देती हैं, बोनस और मजदूरी में कमी आती है, सेवा योजक और प्रबंध अधिकारियों के साथ कई बार श्रमिकों के द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है और सरकारी आय में भी कमी होती हैं। तो इस तरीके से औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण होना किसी भी अर्थव्यवस्था में औद्योगिक विकास की पहली शर्त हो सकता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में यह कहा गया है कि नियोजकों और श्रमिकों के बीच तथा श्रमिकों के बीच नियोजन की शर्तें, काम करने की दशाएं और बेरोजगारी से संबंधित किसी भी विवाद और मतभेद को हम औद्योगिक विवाद कहते हैं। औद्योगिक विवाद या औद्योगिक संघर्ष कई कारणों से उत्पन्न होते हैं और जिनमें जो प्रमुख कारण हैं वो हैं वेतन और महंगाई भत्ता, यानी श्रमिक और प्रबंधकों के बीच ये सबसे बड़ा कारण है जो कि विवाद को जन्म देता है। सबसे ज़्यादा विवाद इसी आधार पर होते हैं, घाटे की अर्थव्यवस्था के कारण जब मुद्रास्फीति होती है, महंगाई बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में श्रमिकों के द्वारा ज़्यादा वेतन की मांग की जाती है, किंतु और इसी मांग में वृद्धि की इच्छा विवाद को जन्म देती हैं और यद्यपि कई न्यूनतम मजदूरी अधिनियम या विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से मजदूरों की मजदूरी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता रहा है, लेकिन फिर भी वेतन और महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग औद्योगिक विवाद के बड़े कारणों में से एक कारण है। इसके अलावा बोनस जो कर्मचारियों को मिलता है, वेतन के अतिरिक्त जो लाभ हैं उसमें से कुछ अंश बोनस के रूप में देने की परंपरा रही है और निर्धारित नियमों और कानूनों के अभाव में बोनस का प्रश्न हमेशा विवाद उत्पन्न करता है। इसलिए 1965 में बोनस भुगतान अधिनियम पास किया गया, इसमें आगे संशोधन भी किया गया और बोनस के ऊपर जो भी विवाद होते थे उनसे इस सब के चलते थोड़ी कमी
आई हैं, लेकिन फिर भी बोनस के कारण औद्योगिक विवाद उत्पन्न होते रहे हैं। भर्ती और पदोन्नति कारखानों में सामान्य तौर पर जो भारतीय कारखाने हैं उनमें श्रमिकों को भर्ती करने का तरीका काफ़ी दोषपूर्ण रहा है और ऐसी स्थिति में श्रमिकों के साथ कार्यस्थल पर उचित व्यवहार नहीं होने के कारण भी झगड़े होते हैं और इस सब के वजह से आपस में श्रमिक और प्रबंधकों में विवाद होता है। छटनी की स्थितियाँ जब काम की कमी होती हैं या किसी कारण से फर्म को घाटा होता है तो ऐसी स्थिति में उद्योगपतियों के द्वारा श्रमिकों को काम से हटा दिया जाता है और यदि यह काम यानी श्रमिकों की छटनी बहुत ही न्यायपूर्ण ढंग से की जाती है तो सामान्य तौर पर इसका विवाद या विरोध नहीं होता, लेकिन यदि छटनी मनमाने तरीके से कर दी जाए तो श्रमिकों के द्वारा ये सहन नहीं किया जाता क्योंकि वो सीधा उनके रोजगार को ख़त्म करता है। तो ऐसी स्थिति में छटनी के संबंध में भी बहुत ही विवाद उत्पन्न होते हैं। यद्यपि छटनी के संबंध में भी नियम बनाए गए हैं जिनका पालन किया जाना बहुत ही आवश्यक है। काम के घंटों को लेकर भी श्रमिक और मिल के जो मालिक होते हैं उनमें हमेशा ही मतभेद हुआ करता है। कारखाना अधिनियम के अंतर्गत इन्हें निश्चित ये कर दिया गया है कि कारखाने में 48 घंटे प्रति सप्ताह या 9 घंटे प्रतिदिन से ज़्यादा काम श्रमिकों से नहीं लिया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी अतिरिक्त काम के घंटे या समय ज़्यादा लग जाने पर आपस में श्रमिक और जो मिल के मालिक हैं उनके बीच में विवाद बना रहता है। अवकाश और छुट्टियां भी श्रमिकों में और प्रबंधकों में के बीच में, मालिकों के बीच में, उद्योगपतियों के बीच में एक विवाद का बड़ा कारण रही हैं। इसके लिए भी यद्यपि कारखाना अधिनियम में उचित व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन फिर भी कई स्थानों पर इसका कठोरता के साथ पालन नहीं किया जाता और अधिकांश कंपनियों में छुट्टियों और अवकाश के बारे में अपने अपने अलग अलग नियम होते हैं और कहीं ज़्यादा उदार नियम होते हैं, कहीं ज़्यादा सख्त नियम होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह कभी कभी समस्या का कारण भी बनते हैं। साथ ही विवेकीकरण और आधुनिकीकरण, सामान्य तौर पर भारतीय श्रमिकों के लिए जब आधुनिकीकरण किया जाता है तो हर नई तकनीक को अपनाना या आधुनिकीकरण के अंतर्गत आधुनिक मशीनों की जब स्थापना होती है तो नई तकनीक और नई मशीनों के आने से कई बार श्रमिकों की छटनी करने की या छटनी होने की संभावना रहती है और इसके चलते भी श्रमिकों को जो नवीनीकरण है वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता और यह एक विवाद का कारण बनता है। तो ये कुछ बड़े कारण हैं जो औद्योगिक विवादों को जन्म देते हैं। अब इन औद्योगिक विवादों के चलते किस तरीके की ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं या की जानी चाहिए जो कि औद्योगिक संघर्ष या औद्योगिक विवादों से निपटने में हमारी सहायता कर सकें। तो सामान्य तौर पर जो सेवा योजक और श्रमिकों के बीच में जो भी संघर्ष के कारण हैं उनसे निपटने के लिए औद्योगिक संघर्ष संशोधित समिति में कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं जो इस तरीके से हैं। पहला है श्रम समितियां। श्रम समितियां एक अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों में श्रम समितियों की स्थापना को अनिवार्य किया गया है, जिसमें 100 या अधिक श्रमिक जहां काम करते हैं। इन समितियों में श्रमिकों के प्रतिनिधियों की संख्या नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों की संख्या से कम नहीं होगी और इसका कार्य नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच में जो भी मतभेद हैं उनका पारस्परिक सद्भाव के साथ उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है इनके माध्यम से। समझौता अधिकारी भी औद्योगिक संघर्षों से निपटने में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि औद्योगिक संघर्ष अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय और राज्य सरकारों को समझौता अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है, जिसका काम दोनों पक्षों के मतभेदों को दूर करना है। और सरकार के द्वारा ज़रूरत पड़ने पर समझौता मंडल भी नियुक्त किए जा सकते हैं।
जांच अदालत में अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत सरकार को ये अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी औद्योगिक संघर्ष के लिए जांच अदालत नियुक्त कर सकती हैं और इस अदालत का काम केवल जांच करना और अपनी रिपोर्ट सरकार को देना होता है। श्रम न्यायालय की स्थापना भी की गई है जो कि किसी भी वैधानिक पहलू पर विचार करती हैं, अर्थात जो भी कानून बने हुए हैं श्रमिकों की सुरक्षा के लिए या नियोक्ताओं के लिए उन पर विचार करने का काम श्रम न्यायालय का होता है और श्रम न्यायालय की जांच के बाद ही कोई कार्यवाही समाप्त करके सरकार को फैसला प्रेषित किया जाता है। औद्योगिक न्यायाधिकरण में कोई भी राज्य सरकार किसी विशेष संघर्ष के संदर्भ में पूरे उद्योग के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण की नियुक्ति स्थायी तौर पर भी कर सकती हैं और अस्थायी तौर पर भी कर सकती हैं, जिसके अध्यक्ष की स्थिति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर ही होती हैं और इस न्यायाधिकरण का कार्य किसी भी औद्योगिक विवाद के जो मामले होते हैं उसकी जांच करना और अपना निर्णय देना होता है और जो भी ये निर्णय होता है उसकी रिपोर्ट कार्यवाही के लिए सरकार के पास भेज दी जाती हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण केंद्रीय सरकार या ऐसे विवादों के लिए होते हैं जिसकी प्रकृति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होती है। इसमें नई दिल्ली में एक पूरे समय का राष्ट्रीय न्यायाधिकरण वर्तमान में कार्य कर रहा है और इसके अलावा 10 औद्योगिक न्यायाधिकरण और श्रम अदालतें भी हैं। तो इस प्रकार औद्योगिक शांति को बनाए रखने के लिए या औद्योगिक संघर्ष नहीं होने देने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि औद्योगिक विकास को गति मिले और अर्थव्यवस्था में इस तरीके के संघर्ष और विवाद उत्पन्न न हो। औद्योगिक संघर्ष संशोधित अधिनियम इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, जिसमें उद्योगों की परिभाषा में संशोधन के आधार पर श्रमिकों की परिभाषा में संशोधन किया गया है और शिकायत समझौता प्राधिकरण बनाया गया है। समझौता अधिकारी के अधिकारों में वृद्धि की गई है 1984 के अधिनियम के अंतर्गत। औद्योगिक या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध अपील पर श्रमिकों को पूरा वेतन दिए जाने की बात कही गई है। संस्था को बंद करने या श्रमिकों को निकालने या अस्थायी रूप से काम करने के लिए सरकार की अनुमति लेने की बात भी कही गई है और अनुचित आचरण यानी यह संशोधन इस बात की व्यवस्था करते हैं कि यदि कोई श्रमिक या मालिक या श्रमिक संघ अनुचित आचरण करे तो उसे 6 महीने की सज़ा या जुर्माना किए जा सकने का अधिकार है। इसके अलावा औद्योगिक संघर्ष संशोधन अधिनियम 2010 में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर संशोधन किए गए हैं। जो विद्यमान परिभाषा हैं औद्योगिक संघर्ष में उसको विस्तार देने के लिए अधिनियम की धारा 2A में परिभाषित शब्द उपयुक्त सरकार का संशोधन किया गया है। साथ ही अधिनियम की धारा 2S के अंतर्गत पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत व्यक्ति की आय सीमा 6,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने की बात कही गई है। अधिनियम की धारा 2A के संबंध में जो भी विवाद उठते हैं उसमें श्रमिकों को सीधे श्रम न्यायालय या पंचायत जाने की छूट भी प्रदान की गई है और इसके अंतर्गत साथ ही व्यक्तिगत शिकायतों के अलावा शिकायतों के निपटान के लिए 20 या इससे अधिक श्रमिक वाली इकाइयों में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है और श्रम न्यायालय या पंचायत को सजा देने का अधिकार भी दिया गया है। तो इस तरीके से श्रमिकों की उचित मांगें यदि नहीं मानी जाती हैं
तो औद्योगिक विवाद और असंतोष बढ़ता है और जिसके कारण हड़तालें होती हैं, उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, तालाबंदी होती हैं, जो कहीं न कहीं पूरे सिस्टम में या औद्योगिक विकास में एक अड़चन पैदा करती हैं। और ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए इस तरीके के अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो दोनों ही पक्षों को अपनी बात रखने की सुविधा भी प्रदान करते हैं और साथ ही उनमें जो समस्याएं हैं उनका निपटारा भी बहुत ही न्यायपूर्ण तरीके से करने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाता है। और किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए कानून, नियम, अधिनियम और एक तरीके से लोगों को या उसमें काम करने वाले श्रमिकों को जो सुरक्षा प्रदान की जाती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। थैंक यू।